अभी ध्यान दो, ऑक्सीजन परिवार के तत्व में हमने पहला गुणधर्म पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखा कि ये तत्व जो है 6A वर्ग में रखे जाने के कारण, इस वर्ग में 6A वर्ग में रखे जाने के कारण इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इन 6 इलेक्ट्रॉनों को यस में 2 भरते हैं और पी में 4 भरते हैं। इस प्रकार इनके बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl2 और Np4 मिला था, जिसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाया भी था किस प्रकार से Na2 और Np4 मिलता है। हो गया ना? अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर, इनकी उपस्थिति छोड़ो जाने दो, भौतिक अवस्था पे आते हैं। इनकी उपस्थिति तो पीछे बता चुके हैं कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और धातुओं के जो भी सामान्य यौगिक हैं वो या तो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं या तो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुतायत मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समझ गए? तो अब देखो यहाँ पे इनका क्या पढ़ना है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था तो अभी जैसे पिछले वाले में था, क्या था जी? पिछले वाले में नाइट्रोजन जो था गैस था, फिर फास्फोरस मोम सदृश ठोस था और नीचे वाले सब ठोस थे। वैसा ही इसके साथ होता है कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन है इनका, इनमें पहले आता ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, उसके बाद पोलोनियम। ये तो रेडियो एक्टिव था, हमने कहा ज्यादा इसकी चर्चा करेंगे नहीं। अभी करना चाहे तो, क्योंकि रेडियो एक्टिव धातु में रेडियो एक्टिव होती है और धातु किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। इसका मतलब सीधे सीधे पता है ये ठोस है। हो गया? बाकी तुम्हारा जो ऑक्सीजन है ये गैस अवस्था में रहता है। ये सारे के सारे किस अवस्था में रहते हैं? ठोस अवस्था में रहते हैं। तो नोट करना शुरू करो फटाक से। हेडिंग लिखो, भौतिक अवस्था। उपस्थिति, उसमें उपस्थिति पहले में पढ़ लिए थे ना, तो इसमें तो उपस्थिति बता दिए, तुमको ऊपर ही बता दिए कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी उपस्थिति में पढ़ना ही जाए। हाँ, तो उससे नहीं मतलब है, ये तो सारे संयुक्त अवस्था में ही पाए जाएंगे। कुर्सी है पीछे, देखो 2 कुर्सी है पीछे। जाओ इधर से, जाओ उधर, बंद है। लिखो हेडिंग, लिखो भौतिक अवस्था। इस वर्ग के तत्वों में ऑक्सीजन गैस है। इस वर्ग के तत्वों में ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस है। हो गया? जबकि शेष तत्व ठोस हैं। जबकि शेष तत्व ठोस हैं। हो गया? अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, अभी जैसे पिछले वाले में हमने देखा कि नाइट्रोजन थे और जो बिस्मथ था, ये लोग 2-2 वाला बनाते थे ना। जबकि फास्फोरस हमने कहा 4 बनाएगा, आर्सेनिक भी 4 बनाएगा, एंटीमनी भी कितना बनाएगा जी? 4। मतलब इनमें 4 परमाणुओं को एक साथ जोड़े रखने की क्षमता होती है। समझ गए? इसी प्रकार जब हम यहाँ आते हैं ऑक्सीजन वाले में, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और उसके बाद पोलोनियम, तो तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो भी 2 बनाता है। पोलोनियम भी मान के चलो 2 ही बनाएगा, क्योंकि अगर इस हिसाब से बनाए तो 2 बनाना चाहिए उसको। लेकिन वास्तव में तो ये रेडियो एक्टिव धातु है, इसलिए ये अपना अकेले ही रहता है, क्योंकि धातुएं तो अकेले ही रहती हैं। धातुएं कभी जुड़ती हैं क्या? Na2 कभी पढ़े हो क्या? Mg2 कभी पढ़े हो क्या अकेले? अरे इस सूत्र में यौगिक में पढ़े होगे, उससे नहीं मतलब है। यौगिक तो आवेश के अनुसार बनता है ना। ये अकेले कभी देखे हो इसको? कभी नहीं। धातुएं अकेले रहती है हमेशा। उसके बाद सल्फर जो होता है 8 के रूप में रहता है। मतलब इनको 4 परमाणु के जोड़ने की प्रवृत्ति थी, इसका 8 परमाणु के जोड़ने की प्रवृत्ति होती है।
ये भी 8 के रूप में रहता है, ये भी 8 के रूप में रहता है। तो अब देखो ऑक्सीजन का अगर अणुभार की बात करें, ऑक्सीजन का अणुभार, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 16 गुणे 2 करना होगा ना, कितना 16 होता है ना, 16 गुणे 2 कितना होगा इसका 32, और सल्फर का कितना होता है 32 होता है ना, 32 गुणे 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, मान के चलो 6, और उसके बाद 8 दूनी 24 25, 256। देख रहे होगे अचानक अणुभार बहुत तेजी से बढ़ गया, दिखाई दे रहा है। तो अणुभार बहुत तेज बढ़ने के कारण ये सल्फर किस अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में। क्यों जी, क्योंकि कण भारी हो जाएंगे ना, और जब कण भारी हो जाएंगे तो क्या वो तेजी से चल पाएंगे। एक तुमको ईंट दे के बोल दे मार दो, घर को पार कर दो, चला जाएगा नहीं, छोटा पत्थर दे दो, घर पार कर दोगे, समझ गए। वही चीज इसमें है कि ये जो छोटा है ये बहुत कम है ना, इसके अनुपात ये 32 है, ये 256 है, बहुत कम है, दिख रहा है 8 गुना कम है, सीधा सीधा दिख रहा है ना। तो इसका 256 है, अणुभार इसका अधिक है, अर्थात इसके अणु बड़े बड़े होंगे और उनको चलने में क्या होगी, परेशानी होगी, और जब चलने में परेशानी होगी तो ये पास पास रहेंगे ना, और जब अणु पास पास आते हैं तो इनके बीच का आकर्षण बल बढ़ने लगता है, और जब आकर्षण बल बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ठीक पास पास आके व्यवस्थित हो जाएंगे। और ये किसकी संरचना है, पहला चैप्टर तो हमने इसी के बारे में पूरा पढ़ा, किसकी संरचना है, ये द्रव की, ठोस की, गैस की, द्रव की ना, ये ठोस की संरचना है। द्रव में जो कण होते हैं वो एक निश्चित सीमा के भीतर गति करते हैं, इसमें कोई गति कर सकता है क्या, सब रुके हुए एक जगह पे। तो ये ठोस की संरचना है। अर्थात होता क्या है कि चूंकि सल्फर में 8 परमाणुओं को जोड़े रखने की प्रवृत्ति होती है, क्यों होती है, इनको 4 को जोड़े रखने की प्रवृत्ति क्यों थी, क्योंकि इनके बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल था ना, वैसा ही गुण इसके साथ होगा, वैसा ही गुण सल्फर के साथ होगा। तो इनके पास भी रिक्त डी ऑर्बिटल था, इसलिए चतुष्परमाणु रूप में रहते हैं, इनके पास भी रिक्त डी ऑर्बिटल है, इसलिए किस रूप में रहते हैं, ये अष्ट परमाणु रूप में रहते हैं, समझ गए। अष्ट परमाणु रूप में रहने का प्रवृत्ति होती है इनकी, और अष्ट परमाणु रूप में रहने के कारण इनका अणुभार काफी अधिक हो जाता है, और अणुभार अधिक होने के कारण इनके कण भारी हो जाते हैं। कण भारी होने से इनके बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है, और आकर्षण बल बढ़ने के कारण जो कण है वो पास पास आ जाते हैं, और पास पास आकर कौन सी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ठोस अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जबकि ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का देखो अणुभार काफी कम है, और उसके अणु छोटे छोटे होंगे तब, और छोटे होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, मतलब तेजी से गति करेंगे। और जब कण तेजी से गति करेंगे तो क्या एक कण का प्रभाव दूसरे कण पर पड़ेगा, मतलब इन कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर कोई दूसरा कण काफी तेजी से यहां से हम भगा दें तो क्या ये इस पर आकर्षण बल लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तुम एक प्रयोग करके देख सकते हो, 2 चुंबक ले लो, एक चुंबक तुमने लिया, इधर नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है, साउथ होता है, और उसके बाद जब दूसरा चुंबक लोगे तो उसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। तो मान लो हमने इधर नॉर्थ रखा और इधर साउथ रखा, तो नॉर्थ साउथ आपस में आकर्षित होंगे और चिपक जाएंगे ना। अब चुंबक को तुम क्या करो, आराम आराम से उसके बगल से लेके जाओ, जैसे ही यहाँ बगल से गुजरेगा तुरंत ही ये खींच लेगा उसको, अर्थात आकर्षण बल बढ़ जाएगा इसकी तरह से, और चिपक के एक साथ व्यवस्थित हो जाएंगे जैसे ये व्यवस्थित हो गए। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, छोटे होते हैं, और अचानक छोटा सा है, यहाँ से जोर से फेंक दो इसको तो क्या खींच पाएगा, ये वाला नहीं खींच पाएगा ना। इस वाले चुंबक पर इसका कोई प्रभाव पड़ पाएगा, नहीं पड़ पाएगा। इसलिए इनके कण छोटे होते हैं, किसके, ऑक्सीजन के, क्योंकि देखो इसका अणुभार काफी कम है, कितना है 32, तो कण इसके छोटे हैं, इसलिए काफी तेज गति करता है और इस पर दूसरे कण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और सभी कण स्वतंत्र रूप से अपना गति करते रहते हैं। और जब कण स्वतंत्र रूप से गति करेंगे तो पदार्थ की कौन सी अवस्था आएगी, गैस अवस्था आएगी, क्योंकि गैस के बारे में पढ़े होगी, उपलब्ध स्थान में पूरी तरह फैल जाने की प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर जितना तेज अनिश्चित वेग से गति करते हैं, अपने अधिकतम वेग से गति करते हैं, इन पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए गैस अवस्था में रहते हैं। जबकि इसमें प्रभाव बढ़ गया था क्योंकि 8 परमाणु जुड़ गए हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो इसी कारण से ये ठोस होते हैं। तो ठोस होने का कारण क्या है, इनका अष्ट परमाणु अणु बनाने की प्रवृत्ति। और ये अष्ट परमाणु अणु क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में क्या है, रिक्त डी ऑर्बिटल है। क्या है,
रिक्त डी ऑर्बिटल हो जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। कहां तक लिख लीजिए हम आए? हाँ, नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। इस वर्ग में ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु, इस वर्ग में ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु बोलने का मतलब इसके अणु में कितने परमाणु होंगे? 2 द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु बनाता है हो गया। जबकि शेष तत्व अष्टपरमाणुक अणु हो गया। कोष्ठक में लिख देना S8 Se8 और फिर Te8। ऑक्सीजन वाले में O2 नहीं लिखा है ना, चलो ठीक है, द्विपरमाणु जानते ही हो, इसको बना लो, लिख लो कोष्ठक में S8 Se8 Te8। कोष्ठक बंद। बनाने की प्रवृत्ति होती है, हो गया। काली पेन से आगे लिख लेना, क्योंकि इनके बाहरी कोष में हो गया रिक्त डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके बाहरी कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। इनके बाहरी कोष में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, हो गया ना। बस आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखना ऑक्सीजन नहीं, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो। ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिख देना O2 ऑक्सीजन O2 का अणुभार हो गया। डैश देना, देखो कितना होगा। ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है ना, तो 2 गुणा हमको करना होगा। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, तो 2 गुणा 16 बराबर 32, ऐसे लिखो। ऑक्सीजन O2 का अणुभार 2 गुणा 16 बराबर 32 होता है जो हो गया, जो सल्फर S8 हो गया का अणुभार 2, ये सल्फर का 8 है ना, तो 8 गुणा करना होगा। और सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, तो 8 गुणा 32 बराबर 256। सल्फर है क्या जी? सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है ना।
परमाणु भार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सल्फर S8 का अणुभार 8 गुणा 32 बराबर 256 हो गया है। सेंटेंस बदलना था। इसका क्या लिखे हो? O2 का अणुभार 2 गुणा 16 बराबर 32 होता है, जो उसके आगे तो थोड़ा सा लिख लो, जो लिखे हो, जो सही बोले, भूल गए का, जो S8 या सल्फर S8 का अणुभार 8 गुणा 32 बराबर 256 है, आगे लिखो, काट दो इसको, लिखो से बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए O2 सामान्य ताप पर गैस होती है, इसलिए O2 सामान्य ताप पर गैस होती है। हो गया। जबकि S8 ठोस है, जबकि S8 ठोस है। उसके ठोस होने का कारण क्या है? इसका अणुभार का अधिक होना। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। अब अगला नंबर, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या हेडिंग है। अगला गुण है, सामान्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं ना। परमाणु त्रिज्या हो गया, तो लिखो, वर्ग में नीचे जाने पर इनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। वर्ग में नीचे जाने पर इनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती है। क्रमशः बढ़ती है। हो गया ना। आगे लिखना, क्योंकि नीचे जाने पर भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि नीचे जाने पर भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। हो गया। चलो अभी नीचे लिखो, एक इंडिकेट पॉइंट। इनकी परमाणु त्रिज्या हैलोजन तत्वों से बड़ी होती है। इनकी परमाणु त्रिज्या हैलोजन तत्वों से बड़ी होती है। इनकी परमाणु त्रिज्या हैलोजन तत्वों से बड़ी होती है। इनकी परमाणु त्रिज्या हैलोजन तत्वों से बड़ी होती है। हो गया ना। क्यों जी? क्योंकि देखो, जब तुम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो ना, तो पहले देखो तुमको दूसरे आवर्त की हम बात कर लेते हैं। सोडियम, ये दूसरे नहीं तीसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात करना है, लिथियम से शुरू करना होगा, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। हो गया ना। तुम जानते हो जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। अभी हमने पढ़ा इसमें। तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब इधर बायां साइड इधर दायां साइड, तो बाएं से जब दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। अगर वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ रही है तो आवर्त में घटेगी। ये सीधा सा नियम याद रखो, एक जगह पे बढ़ेगी तो एक जगह पे क्या होगी? घटेगी। अब क्या होता है,
यहाँ पे घटती है, इसलिए इसका अधिक होगा, इसका उससे कम होगा, इसका उससे भी कम होगा, इसका उससे भी कम होगा, इसका सबसे कम होगा ना। तो अब देखो हमको चर्चा तो यहाँ की करनी थी, हम ऑक्सीजन वाला पढ़ रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन के बाद है ना फ्लोरीन, इसका मतलब फ्लोरीन की त्रिज्या ऑक्सीजन से क्या होगी, कम होगी, और फ्लोरीन एक हैलोजन तत्व है कि नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन परिवार वाले हैं इनकी त्रिज्या हैलोजन तत्वों से अधिक होगी, क्योंकि ये फ्लोरीन का कम होगा ना, तो ऑक्सीजन वाले का क्या होगा, अधिक होगा। तो यही तो हमने इसमें लिखवाया, इस परिवार की जो तत्वों की परमाणु त्रिज्या या इनकी जो परमाणु त्रिज्या है हैलोजन तत्वों से क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक। नाइट्रोजन वाले का इससे भी अधिक होगा ना। तो ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार से क्या होती है, इनकी कम होती है। तो ये भी लिख सकते हो, तो लिख लो, कहां तक लिखे, हैलोजन तत्वों से अधिक होती है तथा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों से कम होती है, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों से कम होती है। हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं विद्युत ऋणात्मकता, अगली हेडिंग, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता लिखो, इसमें विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगा, नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगी। क्योंकि जो विद्युत ऋणात्मकता के बारे में जानते हो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, क्या होती है जी, बढ़ती है। तो इस हिसाब से सबसे अधिक किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का, और होता भी है सबसे अधिक। आवर्त सारणी में जो अब तक 118 तत्व है ना, उसमें सबसे अधिक फ्लोरीन की ही विद्युत ऋणात्मकता होती है 4.0, समझ गए। और दूसरे नंबर पे आता है, फ्लोरीन के पहले कौन है, ऑक्सीजन 3.5, उससे कम आता है तीसरे नंबर पे कौन, नाइट्रोजन, इसका भी 3.4 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की, और उससे कम किसकी है, ऑक्सीजन की। तो हम कह सकते हैं कि अब तक ज्ञात सभी तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता में दूसरे नंबर पर कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। अब क्योंकि हमने देखा ये आवर्त में जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वर्ग में क्या होगी, घटेगी, जाहिर सी बात है, उल्टा क्रम चलता है इसका, एक जगह बढ़ेगा तो एक जगह क्या होगा, घटेगा। जैसे उसमें हमने देखा कि नीचे जाने पे बढ़ रहा था, तो इधर जाने पे क्या हुआ था, घटा था, कौन, परमाणु त्रिज्या। लेकिन ये इधर जाने पे बढ़ती है और नीचे जाने पे क्या होती है, घटती है। तो हम तो वर्ग पढ़ रहे हैं ना, 6 से वर्ग के तत्व, आवर्त तो हम पढ़ नहीं रहे, हम वर्ग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपना वर्ग वाला नियम लिखेंगे। क्या लिखोगे, देखो, वर्ग में नीचे जाने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। वर्ग में नीचे जाने पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। हो गया ना। जैसे देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इसका है 3.5, और उसके बाद तुम्हारा इसका है 2.5, फिर 2.4, और इसका 2.1, और इसका 2.0। तो देख लो घट रही है कि नहीं घट रही है, दिख रहा है। इनमें सबसे अधिक किसकी विद्युत ऋणात्मकता है, ऑक्सीजन की। लेकिन ऑक्सीजन के बाद भी एक अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है, फ्लोरीन। तो लिख लो इसको, फिर नीचे के इंडिकेट पॉइंट से उसको भी लिख लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का ध्यान देना, कोनो मात्रक नहीं होता है,
विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता है, बस ये एक संख्यात्मक मान है जो ये बताती है कि कौन सा परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेगा। हो गया। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिख लो। आवर्त सारणी में अब तक ज्ञात सभी तत्वों में, आवर्त सारणी में अब तक ज्ञात सभी तत्वों में, अब तक ज्ञात सभी तत्वों में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हो गया, फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक होती है। हो गया ना? बस, तो ये तुम्हारा एक नंबर का सवाल बन गया कि अब तक ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की। और उसके बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? नाइट्रोजन। ये हम लोग एक जगह और पढ़ चुके हैं, कहाँ? हाइड्रोजन बंध में। हाइड्रोजन बंध में हमने पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन प्रबल विद्युत ऋणीय तत्वों, प्रबल विद्युत ऋणीय तत्वों फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है ना? तो प्रबल विद्युत ऋणीय तत्वों में किसकी बात की गई? फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। तो सबसे अधिक किसका है? फ्लोरीन का। नंबर 2 पे आता है ऑक्सीजन, नंबर 3 पे कौन आता है? नाइट्रोजन, और नंबर 4 पे आता है क्लोरीन। कौन आता है? क्लोरीन। तो याद रखते रहना इसको। आगे बढ़ते हैं। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए दी गई ऊर्जा। तो ये तो जानते हो ऑक्सीजन धनायन बनाता है कि ऋणायन? ऑक्सीजन ऋणायन बनाता है ना। तो ये कौन का है बेचारे? त्यागने को ग्रहण करने में लगा रहता है। तो क्या आसानी से त्यागेगा? जब किसी का ग्रहण करने की प्रवृत्ति है तो क्या वो आसानी से त्यागेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की जो आयनन ऊर्जा है वो अधिक होगी। लेकिन तुम देखते हो कि वर्ग में नीचे जाने पर अभी हमने कहा परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है ना। और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो पहले देखो, मान लो ऑक्सीजन का इतना छोटा, सल्फर का इतना बड़ा, सेलेनियम का और बड़ा। तो अब देखो इसका नाभिक, इसका नाभिक और इसका नाभिक हो गया ना। तीनों जगह से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तीनों से। ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये सल्फर है और ये क्या है? सेलेनियम है ना। उसके बाद ऑक्सीजन में ये नाभिक है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित करता है। तो ठीक है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? आकर्षित करता है। यहां भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, यहां भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। ये प्लस को प्रोटॉन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्लस अर्थात नाभिक, और नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इसलिए चर्चा किसकी होती है? प्रोटॉन की होती है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। और तुमने अभी स्थिर वैद्युत पढ़ लिया होगा इंटर में, या 12 फिजिक्स में, इंटर तो पढ़ ही रहे हो, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा पहला पार्ट। वहां पे तुमने पढ़ा होगा कि जब आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उनके बीच का आकर्षण बल कम होता है। होता है? आवेश जितना पास होंगे आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। जब यह तुमने गणना की होगी तो दूरी बढ़ाने के बाद, क्योंकि उसके फॉर्मूले में नीचे आर स्क्वायर होता है ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आर स्क्वायर नीचे होता है यफ, अर्थात स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अगर चर्चा की जाए तो यफ अनुक्रमानुपाती 1/,
आर स्क्वायर, जहाँ पे आर दोनों आवेशों के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। अब जब ये बढ़ाओगे तो यह क्या होगा, सीधा संबंध है कि उल्टा संबंध, उल्टा संबंध है ना, क्योंकि ये ऊपर है और ये कहाँ है, नीचे, ये उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम। आर बढ़ेगा तो यह घटेगा, होगा ना। तो वही चीज तो इनके साथ भी है, ये भी आवेश है, ये धनावेश और ये ऋणावेश। तो जब धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो इनके बीच का आकर्षण बल घटेगा, और जब दूरी कम होगी तो आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर दूरी सबसे कम है, इसका मतलब आकर्षण बल सबसे अधिक है ना। अब ये काफी जोर से खींच रहा है इसको, और तुम इसको ऊर्जा देके निकालना चाहते हो, तो क्या आसानी से निकाल लोगे, नहीं, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है ना। इसमें जब पहुंचते हैं तो ये देखो अपेक्षाकृत कुछ दूर हो गया, हो गया। अब जब अपेक्षाकृत कुछ दूर हो गया तो बल भी कम लगाएगा, और जब बल कम लगाएगा तो क्या इसकी जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, अब नहीं, थोड़ी कम देनी पड़ेगी। इसमें देखो और दूर हो गया तो बल और कम हो गया, तो क्या इसकी जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, नहीं, और कम देनी पड़ेगी। इसके बाद जब टेल्यूरियम में जाएंगे उसका और बड़ी त्रिज्या हो जाती है, इसका मतलब उसमें और कम देनी पड़ती है। पोलोनियम में जाते हैं तो पोलोनियम तो बेचारा इतना खुश हो जाता, कहता ले जाओ हमारा धनायन ही बना लेंगे। क्यों, क्योंकि पोलोनियम है क्या, धातु है ना, और धातुएं क्या बनाती हैं, धनायन बनाती, तो खुश रहता है, कोई आओ ले जाओ, हम देने तैयार बैठे हुए हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, नीचे जाने पर इनकी आयनन ऊर्जा क्रम से क्या होती जाती है, घटती जाती है। आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें देनी होगी, ऑक्सीजन में, क्योंकि सबसे ज्यादा बल से वही खींच रहा है, और सबसे कम किसमें देनी होगी, पोलोनियम में, ठीक है ना। इसीलिए पोलोनियम ऋणायन नहीं बनाता है, पोलोनियम क्या बनाता है, धनायन बनाता है, जबकि सब क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। इनका गुण क्या है, ऋणायन बनाने का, लेकिन पोलोनियम क्या बनाता है, धनायन। इसी कारण तो उसमें धातु का गुण आया हुआ है, समझ गए। तो देखो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं धातुएं क्या बनाती है, धनायन बनाती है, इसलिए उसमें धातु का गुण आया हुआ है। देखो आगे कहां तक लिखे जी, आयनन ऊर्जा। तो हेडिंग लिख लिए हो, इसके अंदर लिखो, वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर इनकी आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। वर्ग में नीचे जाने पर इनकी आयनन ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है, क्रमशः घटती जाती है। आगे काली पेन से लिखना, जिससे 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 अब बताओ आयनन ऊर्जा घटेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से त्यागेंगे धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। धातुएं धनायन बनाती है ना, और धातुएं जितनी आसानी से धनायन बनाती है हम कहते हैं उतनी ही प्रबल धातु है। जो धातु जितना अधिक आसानी से धनायन बनाएगी वो उतना ही प्रबल धातु कहलाती है। तो अब नीचे जाने पे इनका धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, इसलिए इनका धात्विक गुण क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और लास्ट में कंडीशन क्या आती है कि पोलोनियम क्या हो जाता है, धातु हो जाता है। हो गया ना। तो कहां तक लिखे, आयनन ऊर्जा घटती जाती है जिससे, काली पेन से लिखना, जिससे इनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति, जिससे इनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। याद रखे रहना, यहाँ पे धनायन मतलब आयनन ऊर्जा का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा ना। और जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल देते हैं तो क्या बनता है, धनायन की ऋणायन। जब किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो धनायन बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से निकलेंगे धनायन उतना ही आसानी से बनेगा। तो हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अर्थात इनकी जब आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से त्यागेंगे। अब जितना आसानी से त्यागेंगे धनायन बनाने की प्रवृत्ति कही जाएगी उतनी ही क्या है, अधिक है। आगे लिखना, यही कारण है कि पोलोनियम
पोलोनियम हो गया ना, PO2 प्लस आयन, PO2 प्लस आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, PO2 प्लस आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। हो गया ना? चलो बस अब हेडिंग लिख लो, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो, संयोजकता के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके। संयोजकता क्या है कि कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा अथवा स्थानांतरण करता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे बड़ा अंतर क्या है जी? संयोजकता को कभी कोई चिन्ह नहीं देते हैं, संयोजकता के सामने कभी चिन्ह नहीं लगता है, ध्यान दिए रहना। जबकि ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस और माइनस चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, याद रखे रहो इसको हमेशा। अब जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता बोलेंगे 2, तो कभी ये नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन की संयोजकता +2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता हमेशा हम क्या बोलेंगे, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, परंतु ऑक्सीकरण अवस्था हमारा -2 भी होता है, -1 भी होता है, -1/2 भी होता है, +1 भी होता है, +1 भी होता है, केवल एक जगह पे भी बताएंगे। -2 तो हमेशा होता है, जानते हो। -1 भी कहाँ होता है, -1/2 भी कहाँ होता है, अभी इनको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। परऑक्साइड नाम सुने हो, परऑक्साइड वहां पे होता है। सुपर ऑक्साइड नाम सुने हो, नहीं सुने हो, सुन लेना। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है, बहुत कम बनते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्साइड ही तो बनाता है। अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तुरंत पढ़ के आ रहे हैं। जितने भी धातुओं के या अधातुओं के यौगिक है, सबसे पहले उनके ऑक्साइड की ही चर्चा करते हैं। ठीक है ना? तो मतलब ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, -2। अब जबकि परऑक्साइडों में -1, फिर -1/2 और +1। जबकि अगर संयोजकता की बात करें तो ऑक्सीजन की संयोजकता केवल और केवल कितनी है, 2 है। याद रखे रहना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बंध बनाता है, चाहे इसमें पकड़ लो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसी में पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो, ऑक्सीजन हमेशा यही बनाता है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, कहां तक लिखे? हाँ, तो संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। तो अब देखो, ये 2 क्यों थी ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 क्यों बोल दी? हम तो रटे थे, बोल दिए, समझ में तो आना चाहिए 2 क्यों बोले हैं, क्यों बोले हैं? क्योंकि ये 6a वर्ग में है, इसलिए इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबसे पहली प्रवृत्ति किसी भी परमाणु की क्या होती है, अष्टक पूरा करने की, अर्थात अपने बाहरी कोश में कितना करने की, 8 करने की। कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोश में कितना करना चाहता है, 8। 6 है इसके पास, कितने की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, आराम से 8 कर लेगा ना। तो इसलिए इनको कितने की आवश्यकता है, 2 की, तो वही 2 इनकी संयोजकता है। तो किसी को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। समझ गए ना? ये ध्यान देना। इस हिसाब से तो तनिक सोडियम की बता दो, 11 है ना, 2, 8 और 1। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए, तो इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी। ध्यान देना, कोई भी जो परमाणु होता है, क्योंकि सबसे सीधी बात तो ये समझ लो, धातुएं धनायन बनाती हैं, कभी ऋणायन बनाती भी नहीं है। मान लो हमने सोच लिया कि ऋणायन बनाती है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना होगा, और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई देगा ही नहीं।
मतलब कभी पढ़े हो क्या कि कोई 4 रेड आयन बनाया हुआ है? ऐसे पढ़े हो, ये पढ़े होगे तुम Cl माइनस, O पे 2 माइनस, N पे 3 माइनस, किसी पे चारों माइनस पढ़े हो हैं? 3 से ज्यादा कोई देगा ही नहीं करेगा तो उसके साथ मिलेगा कहां से? जब 3 से ज्यादा कोई देगा नहीं तो 3 से ज्यादा कोई ग्रहण भी नहीं करता है। मैक्सिमम धनायन तुमने पढ़ा है Al3+, क्या पढ़े हो? Al3+, जो तुमको 6+ और 7+ 8+ दिखता है ना, वो सब ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या। जैसे वहां पीछे नाइट्रोजन की बात किए थे, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखा रहा था, तो क्या उसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था? बंद तो उसने 3 ही बनाया था। ऐसा समझ में? जो 3 से ज्यादा तुमको दिखता है ना, वो क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था होती है। याद रखे रहना, 3 से ज्यादा कभी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है, 3 से ज्यादा कभी कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है। हम कार्बन पे अगर 4- देखते हैं तो कार्बन पे 4- का अर्थ ये नहीं कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। कार्बन पे 4- का अर्थ है कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया हुआ है। क्या किया है? साझा किया हुआ है, वो भी ऐसे परमाणु से किया है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है, इसलिए कार्बन पर कैसा आवेश दिख रहा है? ऋणावेश दिख रहा है। वास्तव में कार्बन कभी 4- बनाता ही नहीं, अर्थात कभी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही नहीं कर सकता है। याद रखे रहना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? इसके पास 1 है, ग्रहण करवाना है तो 7 ग्रहण करवाना पड़ेगा, जो कि कभी संभव नहीं है। इसलिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? अपना 1 निकाल देता है। तो बाहर कितना दिखने लगा? 8 दिखने लगा। हो गया ना? तो किसी को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते हैं या ग्रहण करने पड़ते हैं, वही उनकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो इनको कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी है? 2 है। लेकिन जैसे वहां पे उधर पढ़े थे ना हम लोग, फास्फोरस कितना बनाता है? 5 बनाता है। बनाता है नहीं बनाता है? तो उसके बाद आर्सेनिक भी 5 बनाता था, एंटीमनी भी 5 बनाता था। क्यों बनाते थे 5? बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण बनाते थे ना। ठीक वही काम इनके साथ भी होगा। इनके पास भी तो रिक्त डी ऑर्बिटल होगा, और ये रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण उससे एक और आगे बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब, इनका अगर हम लिखेंगे तो चर्चा कर ले सल्फर की। इसकी चर्चा कर ले, सल्फर की चर्चा कर लेते हैं, लिखवाएंगे कल, टाइम ज्यादा हो गया। देखो सल्फर, सल्फर का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यही तो था, कल अभी बताए थे। तो अब देखो 3p के आगे 3d भी तो आता है, बीच में 4s आता है, लेकिन हम कोष के क्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोष के क्रम की। तीसरे में तुम्हारा 3s आता है, 3p आता है, 3d भी आता है, लेकिन दूसरे में आता है क्या? नहीं। इसलिए ऑक्सीजन की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। देखो यस का पूरा भरा हुआ है, पी में तुम्हारा 4 लोग हैं, 4 लोग का मतलब 1 2 3 और यहाँ पे 4, और डी में 5 डिब्बे होते हैं। 5 में 5 खाली हैं क्योंकि 0 दिख रहा है, उसमें दिख रहा है ना। होता क्या है, वास्तव में इनको कितने की जरूरत है युग्मित होने के लिए? 2 दे दे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से अगर दे दिया तो सब युग्मित हो गए, मतलब सब डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, काम हो गया इनका। 2 की ही जरूरत थी, इसलिए हमने कहा इनकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। हो गया ना। लेकिन इनके पास घर खाली है, इसलिए थोड़ा बदमाशी करने लगते हैं। क्या करते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता है ये कूद के भाग जाता है इधर। अब जब यहां से भाग गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन देखो यहां पहुंच गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अब 4 लोग अलग अलग हो गए। अब युग्मित करना चाहते हो तो कितना देना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा ना, तब तो युग्मित होंगे। इसलिए ये 4 संयोजकता भी दिखाता है सल्फर। सल्फर ही क्या, सेलेनियम और टेल्यूरियम भी दिखाएंगे, क्योंकि उनमें भी तो यही प्रवृत्ति होगी, होगा ना। पोलोनियम में नहीं होगी, क्योंकि उसमें कौन सा प्रभाव काम करने लगेगा? अक्रिय युग्म प्रभाव काम करने लगेगा, जैसा बिस्मथ में किया था। हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 ही से नहीं पेट भरता है, थोड़ा सा और मिला, ये भी भाग गया उधर। ठीक है, तो ये भाग गया। तो अब देखो कितने हो गए? 6 हो गए ना। इसलिए कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है? 6 भी प्रदर्शित करता है। तो निष्कर्ष, ऑक्सीजन केवल 2 दिखाता है। कितना? 2। लेकिन सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम 2 के साथ साथ 4 और क्या दिखाते हैं? 6। लेकिन इनकी 6 की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। समझ गए? क्योंकि जब ऊर्जा मिलेगी तो जाहिर सी बात है, एक कहीं तो भागेगा नहीं।
भागेगा तो दोनों साथ में भाग जाएंगे ना, इसलिए 6 की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, 4 बहुत कम में मिलता है। लेकिन 4 अगर किसी में मिल गया तो 4 संयोजकता तो कहनी ही पड़ेगी। हो गया। इसलिए जब संयोजकता पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता केवल 2 पढ़ेंगे, जबकि शेष तत्वों की संयोजकता 2, 4 और 6 पढ़ेंगे। हो गया। अब ऑक्सीकरण अवस्था कल समझाएंगे। समझाना क्या है, लिखवाना है।